नमस्कार, वेलकम टू जीएस करंट लॉ। आज हम देख रहे हैं बीएनएस का कंप्लीट इंडेक्स। इंडेक्स क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे अभी 1 हफ्ते बाद आपका एआईबी की एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर भी आपको इंडेक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी के इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, सो इट विल हेल्प यू आउट। टू क्विकली रिकॉल कि कौन-सा सेक्शन किस बेयर एक्ट का है, किस कानून का है, बहुत ईज़िली आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि आप टारगेट कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम को, जैसे कि क्लैट एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, एआईबी, एडीपीओ, एपीओ, जुडिशरी या किसी भी अदर लीगल फ़ील्ड के एग्ज़ाम को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड में आप टारगेट कर रहे हैं। इंडेक्स आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए कि इंडेक्स के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉल हो जाता है, या आप एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, तो आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिकॉल हो जाता है कि क्योंकि बिना सेक्शन के, बिना धाराओं के आप काम नहीं कर सकते कानून में। आप जजमेंट लिख रहे हैं, जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप मेंस में अपने सेक्शन नंबर को कोट कर रहे हैं, आप प्री में अपने क्वेश्चन्स को रिकॉल कर रहे हैं। विदाउट सेक्शन नंबर आपको ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मस्ट है, और जो पहले से आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस या इस तरह के सभी हमारे जो भी जुडिशरी, डीपीओ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो हमारे कानून आते हैं, उनके हमें हमें पहले वाले सेक्शंस तो याद थे। नेक्स्ट इसमें बीएनएस में या बीएनएसएस में या बीएसए में हमें स्विच करने में कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रॉब्लम जा रही होगी। उसके लिए भी अब हमें इंडेक्स पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊँगी कि जैसे कि कौन-सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, एक चीज़ ये आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर आपको याद रखने हैं, सेक्शंस में भी आपको कीवर्ड्स जो की पॉइंट्स हैं, वो याद रखने हैं, आपको कैसे फटाफट आपको सेक्शन सारे याद हो जाएँगे, हम देखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। पूरा देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जीएस करंट लॉ को। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको भारतीय न्याय संहिता ही बोला जाता है, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसका नंबर है 45, 2023 में इसका नंबर 45 था। 45 का नंबर का इसका क्या मतलब होता है? क्या ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है? तो ऑफ़ कोर्स ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना चाहिए। 45 का मतलब है कि 2023 में जितने भी कानून बने, उसमें इसका बीएनएस का नंबर आया 45th। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर्स। चैप्टर 1। अब सबसे पहले जब आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, सेक्शंस पढ़ ही रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि इस बीएनएस के जितना भी आपका इंडेक्स है, लगभग 10-12 पेजेज़ में आपका इंडेक्स आ जाएगा, उसकी एक कॉपी निकलवाइए। फिर उसको एक शॉर्ट फॉर्म में अपना एक शॉर्ट नोट या फिर आपका एक तरह से चार्ट कह सकते हैं, वो आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे बीएनएस, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो लिखेंगे आप, इसका नंबर लिखेंगे आप, इसमें चैप्टर्स कितने हैं वो लिखेंगे, इसमें सेक्शंस कितने हैं वो लिखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, और प्लस जब हम इन सेक्शंस को देखेंगे, तो उसमें आप लिखेंगे की पॉइंट्स, जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे आप, ठीक है? फर्स्ट। दूसरा आप क्या लिखेंगे उसमें? पनिशमेंट्स। तीसरा आप लिखेंगे उसमें किसी में फ़ाइन है तो फ़ाइन, वो लिखेंगे, है ना? रिपीटेड है तो वो लिखेंगे। फिर आप उसको इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, है ना? सेपरेट कर सकते हैं कि डेथ सेंटेंस किसमें दी गई है, एलआई किसमें दी गई है ना? 10 ईयर से नीचे कितनी पनिशमेंट किसमें है। इस तरह से आप इसको कई तरह से, कई सारे वेज़ में आप उसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, और आपका एक अपना एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा बैग तैयार हो जाएगा, जिसको आपको फटाफट रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। एक्सक्यूज़ मी। आगे बढ़ते हैं बीएनएस में। बीएनएस फटाफट मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। हम यहाँ पे फटाफट की पॉइंट्स और सेक्शन नंबर्स देखते जाएँगे। आप भी अपने डायरेक्ट में उन की पॉइंट्स को अ, अंडरलाइन करते जाइएगा। एक हाइलाइट लीजिएगा और कलरफुल कुछ-कुछ पेन लीजिएगा, जहाँ पे आपको जगह मिले, डिगलॉट में बहुत आसानी से आपको स्पेस मिल जाता है। कोशिश करिए, जैसे ये पूरा कंप्लीट इंग्लिश है, कोई भी मीडियम हो आपका, इंग्लिश या हिंदी, आप डिगलॉट जो है इंडेक्स वही यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार जैसे कि आपको सिर्फ़ प्री तक तो रहना नहीं है, या फिर आपको कोई भी काम करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको बराबरी से यूज़ होती है।
सो आपको बहुत आसानी होती जाएगी कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं या इसको हिंदी में क्या कहते हैं। सो ताकि आपको डिग्लॉट ये इस तरह से हेल्प करेगा। आगे आ जाते हैं चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी। इसमें है सेक्शन 1 टू 3 तक। सेक्शन 1 से लेके 3 तक है सेक्शन चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। हाँ, अब इसमें जब आप बीएनएस या किसी भी अदर एक्ट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल मिलती है ना? उसका ऑब्जेक्टिव जो प्रीएम्बल जब आप स्टार्टिंग में बीआर एक्ट को खोलते हैं तो आपको वहाँ पर एक 2 लाइन, 3 लाइन या कई बार 1 लाइन की इस तरह से आपको एक प्रीएम्बल मिलती है। वो प्रीएम्बल बताती है कि उसमें पूरे बीआर एक्ट में क्या दिया हुआ है, क्या उसका मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या किन चीज़ों को वो कंसोलिडेट करता है अपने अंदर। सो वो सारी चीज़ें आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं सेक्शन नंबर पे। सेक्शन 1 बीएनएस का बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। टाइटल मतलब बीएनएस, बीएनएस इसका टाइटल है। एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका पूरे भारत पर है। चैप्टर सेक्शन 2, सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। डेफिनेशन ये आपका इम्पोर्टेंट है आपके ओटी के लिए, आपके मेंस एग्जाम के लिए। कई बार मेंस एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन कोट करके पूछ लिया जाता है कि इस सेक्शन को आपको एलैबोरेट करना है, इस सेक्शन को बताना है, सो वो आ जाता है। और कई बार डेफिनेशन पोर्शन से ही ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, एज़ इट इज़ वो लाइन आ जाती है, सो वो इट विल हेल्प यू। और नंबर्स तो हैं ही सही, सो नंबर्स तो आपको आते ही याद होने ही चाहिए। सो 2 है डेफिनेशन, 3 है जनरल एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन 3 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 बात करता है आपका पनिशमेंट की। चैप्टर 2 में पनिशमेंट दिया हुआ है। सेक्शन 4 चैप्टर 2 जाता है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 4 से लेकर आपका 13 तक, सॉरी, सेक्शन 4 से लेकर 13 तक, है ना? सेक्शन 4 में आपकी दी हुई हैं सभी पनिशमेंट्स, कितने प्रकार की पनिशमेंट होती हैं, वो सेक्शन 4 में दी हैं। सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या हो सकता है? कम्यूटेशन उसका कितने वर्ष है, वो दिया है। फ्रैक्शन 6 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, है ना? कितने टर्म्स का फ्रैक्शन होगा, क्या-क्या फ्रैक्शंस होंगे उसके पनिशमेंट के, वो सेक्शन 6 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 में है सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। ठीक है, सेक्शन 7 में दिया हुआ है सेक्शन में भी इन सर्टेन केसेस, कुछ-कुछ केसेस में क्या हो सकता है, होली या पार्टली रिगरस या सिंपल हो सकता है ना? रिगरस भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है। पूरा रिगरस हो सकता है या फिर पूरा सिंपल हो सकता है या फिर पार्टली भी रिगरस या सिंपल हो सकता है। सेक्शन 7 सेक्शन 8 बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन, लायबल ऑफ लायबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन जब आपको जो पनिशमेंट है वो फाइन की ही मिली है, तो अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जब आप डिफ़ॉल्ट कर दिया है आपने, आप पेमेंट नहीं किया है, तब अमाउंट ऑफ फाइन क्या होगा? सेक्शन 8 सेक्शन 9 बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अगर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, तो वो लिमिट उस टाइम पनिशमेंट की क्या लिमिट होगी? सेक्शन 9 बात करता है। 10 बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जब एक पर्सन गिल्टी है वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, एक या एक से अधिक ऑफेंसेस से पर्सन गिल्टी है, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, है ना? और वहाँ पर डाउटफुल है कि उस वो किस पनिशमेंट से उसको पनिशेबल किया जाएगा, तो हम देखेंगे सेक्शन 10 सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको पनिशेबल होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 11 बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, है ना? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि यहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा कठोर कारावास होता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अलग से उसको रखा जाता है, तो वो बात करता है सेक्शन 11। सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट क्या होगी? 3 महीने की बात करता है, 3 महीने में भी हर 1 महीने में क्या-क्या ड्यूरेशन होगा, 1 महीने में भी 1-1 हफ्ते क्या-क्या उसको सेपरेट रखा जाएगा। सो ये जब आप शॉर्ट नोट अपने बनाएँगे, शॉर्ट नोट इन द सेंस कि जब आप अपने सेक्शन जब आपके इंडेक्स वाले पेज पे जब आप उसको शॉर्ट में आप की पॉइंट्स उसके लिखेंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज़। सो सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्या लिमिट होगी। सेक्शन 13 एनहांस्ड पनिशमेंट। सेक्शन 13 बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, है ना? प्रीवियसली ऑलरेडी वो कन्विक्ट किया जा चुका है, देन अगेन कन्विक्टेड है, सो एनहांस्ड पनिशेबल होगा सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 बात करता है हमारा जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शन।
जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3 आता है सेक्शन 14 टू 44। सेक्शन 14 टू 44 चैप्टर 3 एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, वो बाउंड है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो बाउंड भी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वो मिस्टेक कर रहा है, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड और अपने आप को ऐसा मानता है कि वो बाउंड बाय लॉ है ना? लॉ से वो आबद्ध है, बट वो किसी तरह का कोई फैक्ट का मिस्टेक कर रहा है, तो वो यहाँ पर सेक्शन 14 का बचाव ले सकता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझें तो ए एक पुलिस पर्सन है, पुलिसमैन है और वो किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है और सपोज़ उसे एक्स को अरेस्ट करना है और वो वाई को एक्स समझकर अरेस्ट कर लेता है। सो वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट की जो है वो मिस्टेक हुई है, ना कि वो लॉ के द्वारा वो बाउंड था अरेस्ट करने के लिए। एक उसको एक्स की जगह उसने वाई को अरेस्ट कर लिया। ये उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है? सो सेक्शन 14 सेक्शन 15 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सो यहाँ पर सेक्शन 15 में सारे जजेस यहाँ पर कवर हो जाएँगे। सेक्शन 16 एक्टेड एंड परसुएंट ऑफ जजमेंट, एक्ट डन परसुएंट, है ना? ऐसा कोई पर्सन अपने किसी जजमेंट, ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के परसुएंट में कोई एक्ट करता है ना? सो वो सेक्शन 16 के तहत आ जाएगा, जैसे कि जल्लाद इसमें आ जाएगा कि वो उसे कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर उसको फॉलो करने को मिला है। सेक्शन 17 एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड। अब यहाँ पर 14 और 17 ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर जस्टिफाइड अपने आप को वो जस्टिफाइड कर रहा है, बट क्या है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बट कहीं न कहीं फैक्ट की कुछ-कुछ मिस्टेक हो रही है, हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, है ना? और बट वो ये समझ रहा है अपने आप को कि वो लॉ द्वारा बाउंड है, ये जस्टिफाइड लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, अपने आप को ये समझ रहा है, बट वो एक किसी इस कोई इस तरह का कोई एक्ट कर रहा है, बट वो कहीं न कहीं कुछ फैक्ट्स को मिस्टेक कर रहा है ना? बट वो समझ रहा है कि वो सही कर रहा है ना? सो ये भी कहीं न कहीं सेक्शन 14 के जैसा ही है ना? सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, है ना? एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्या कर रहे हैं? डूइंग अ लॉफुल एक्ट करते हुए किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो सेक्शन 18 विल कवर। सेक्शन 19 एक्ट लाइकली टू कॉज़ हार्म, है ना? एक्ट लाइकली टू कॉज़ हार्म, बट डन विदाउट इंटेंट, है ना? आपका कोई इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, है ना? कोई एक हार्म कर आप आपका कोई इस तरह से कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, आप अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, बट किसी न किसी तरह से हल्का-फुल्का कोई हार्म पहुँच रहा है किसी को, ठीक है? सो 19 में कवर हो जाएगा। सेक्शन 20 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, एक्सक्यूज़ मी, ओके। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, है ना? कोई 7 ईयर से नीचे का कोई बच्चा है, वो कोई एक्ट करता है तो सेक्शन 20 में कवर होगा। अब बताइएगा यहाँ पर आईपीसी में ये कहाँ पर दिया हुआ था? 20 एंड 21 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। सो यहाँ पर बात करता है 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे की। 12 साल के बच्चे में यहाँ पर बात करी की है कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, है ना? 12 ईयर का तो है, बट वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए उसकी कि कहीं न कहीं वो मैच्योरली उस चीज़ को जो वो कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, उसको समझ रहा हो। कहीं न कहीं यहाँ पर 7 साल से 12 साल तक के बच्चे को तब कवर किया जाएगा जब वो इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, सेक्शन 21। सो ये भी बताइएगा आईपीसी में कौन-सा सेक्शन था? अगर आप कहेंगे तो हम एक कंपेयर वीडियो भी बना लेंगे कि वही सारे सेक्शन आईपीसी में कहाँ पर थे और नाउ अब वो बीएनएस में कहाँ पर हैं। सेक्शन 22 बात करते हैं एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 22 कवर हो जाएगा किसी ऐसे पर्सन द्वारा एक्ट जो कि अनसाउंड माइंड का है। 23 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय पर्सन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। ये इसमें की पॉइंट है, इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेटेड है और उसके विल के अगेंस्ट उसको इंटॉक्सिकेशन दिया गया, इस तरह से वो इनकैपेबल रहा उसके जजमेंट में कि वो कार्य वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, सेक्शन 23 में कवर होगा। 24 ऑफेंसेस रिक्वायरिंग a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। ऑफेंसेस, है ना? रिक्वायरिंग किस तरह के ऐसे कोई ऑफेंसेस किए जा रहे हैं पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज के साथ, कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। सो वहाँ पर आपको बचाव का कार्य
मिलता है आपको, बचाव आप कर सकते हैं सेक्शन 24 के तहत। सेक्शन 25 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज़ डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, है ना? कोई ऐसा कार्य नॉट इंटेंडेड, है ना? कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि उसमें डेथ कॉज़ की जाए या ग्रीवियस हर्ट किया जाए, बट वो कहीं न कहीं कंसेंट से किया जा रहा है ना? बट इस तरह का कोई इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, ठीक है? 25 आ जाएगा। 26 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज़ डेथ, है ना? ऐसा कोई डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, डन बाय कंसेंट, है ना? कंसेंट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर पर्सन्स बेनिफिट, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, बट डेथ कॉज़ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में किया जा रहा है, उसकी कंसेंट से किया जा रहा है और उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है कोई कार्य, तो सेक्शन 26 का उसको बेनिफिट मिलेगा। अगला आ जाता है सेक्शन 27 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है गुड फेथ में फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड, कोई एक तो गुड फेथ में किया जा रहा है, किसी बच्चे के लिए किया जा रहा है या फिर किसी अनसाउंड माइंड के लिए किया जा रहा है, बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, उसके या उसके गार्जियन के कंसेंट से वो कार्य किया जा रहा है। सपोज़ मेडिकल की ही बात कर लें, मेडिकल में उसको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कोई चाइल्ड या अनसाउंड माइंड कोई पर्सन है, सो यहाँ पर कहीं न कहीं गुड फेथ के लिए किया जा रहा है। सो वो यहाँ पर सेक्शन 27 में कवर हो जाएगा। 28 सेक्शन 28 28 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फ़ियर और मिसकंसेप्शन, है ना? आप किसी तरह की ऐसी कोई कंसेंट देते हैं, नोन टू बी गिवन, है ना? कैसे दी गई है? अंडर फ़ियर और मिसकंसेप्शन, है ना? आपको मिसलीड करके, मिसकंसेप्ट करके या फिर फ़ियर में रख के किसी तरह का कोई डर या भय बिठाकर आपके मन में कोई कंसेंट दी गई है, तो सेक्शन 28 में कवर हो जाएगी। सेक्शन 29 बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना? यही नहीं, जनरल एक्सेप्शन में जितनी भी बातें आती हैं, यू हैव टू प्रूव फर्स्ट, है ना? तब आप इसका बचाव ले सकते हैं। सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स, इस तरह के कुछ जो भी एक्ट हैं, कौन-कौन से उनका एक्सक्लूजन आपको मिलेगा, व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली हार्म कॉज्ड, है ना? इंडिपेंडेंटली किस इस तरह का कोई हार्म कॉज़ कर रहे हैं, वो सब इस तरह के एक्ट का यहाँ पर एक्सक्लूजन है सेक्शन 29 में। अब इसके अंदर जाकर देखेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा। सेक्शन 30, क्योंकि हम यहाँ पर फटाफट सेक्शन नंबर देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ना लेते हुए हम सिर्फ़ उसके की पॉइंट, अभी हमें सिर्फ़ सेक्शन नंबर्स याद करने हैं ना, सेक्शन नंबर, की पॉइंट, सेक्शन नंबर एंड की पॉइंट, है ना? क्या-क्या याद रखने हैं। सेक्शन 29 में एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट याद रखेंगे, इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। सेक्शन 30 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट पर्सन विदाउट कंसेंट, है ना? गुड फेथ में ऑब्वियस सी बात है, जनरल एक्सेप्शन आप तभी ले सकते हैं जब आप गुड फेथ में हो, आप किसी तरह के अननोइंगली आप किसी तरह के इंटॉक्सिकेशन में हो, आपकी एज 7 साल से नीचे है या 7 साल से 12 साल के बीच में है। सो इस तरह की चीज़ें इसके इसके अंडर कवर हो जाएँगी। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, आप किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना? गुड फेथ तो है ही सही साथ में। 32 31 में क्या बात करता है? कम्युनिकेशन, जैसे कि आप किसी को जैसे कि डॉक्टर किसी मरीज़ को अचानक से बोल दे कि आपको तो ये जानलेवा बीमारी है। सो और हो सकता है उसमें उसको टाइम लगता हो उसकी डेथ होने में, बट इस तरह की कम्युनिकेशंस उसको बहुत जल्दी शॉक लगा और वो उसकी उसी टाइम डेथ हो गई, या फिर इस तरह से उसको कोई लॉटरी लगी है, और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई एकदम से आता है, कम्युनिकेट करता है और उसको वो चीज़ सोच के और एकदम से वो उस ज़ोन में चला जाता है और ज़ोन आउट होके, मतलब इस तरह का कोई कम्युनिकेशन, कहने का मतलब है गुड फेथ में दी गई थी, बट वो कहीं न कहीं उसने किसी तरह का कोई हार्म कॉज़ किया। सेक्शन 32 एक्ट टू व्हिच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट, है ना? किसी तरह का कोई थ्रेट देकर, है ना? कंपेल्ड बाय थ्रेट, 32 में थ्रेट, 32 थ्रेट याद रखिएगा, है ना? इस तरह से कोई एक्ट किया गया है। 33 एक्ट कॉज़िंग स्लाइट हार्म, है ना? 33 स्लाइट हार्म की बात करता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना? प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, 34 से 44 तक जाता है। 10 सेक्शंस बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस की। 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, कौन-कौन से कार्य यू कैन डू इन प्राइवेट डिफेंस, 34। 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, किस-किस चीज़ के लिए आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं? बॉडी एंड प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। वन इज़ बॉडी एंड सेकंड इज़ प्रॉपर्टी।
36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन कॉजिंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। 36 37 है, 37 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना, कोई ऐसा कार्य जहाँ पर आपको किसी तरह का कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है ना, प्राइवेट डिफेंस नहीं है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 37 38 व्हेन right of private defense of body extend to causing death, when right of private defense of body, है ना, आपकी बॉडी का जो आपको प्राइवेट डिफेंस करने का जो राइट मिला है, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सो वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, डेथ तक कॉज हो सकता है। 38 है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन, 38 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। व्हेन यहाँ पर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी इस वाले सेक्शन में, है ना, इस वाले पोर्शन में, सो देखिएगा, है ना। 39 व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, है ना, यहाँ पर क्या बात करता है, अदर देन डेथ। 38 डेथ कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज करने का राइट कहाँ मिलता है, 39 अदर देन डेथ कॉजिंग डेथ। 30 सॉरी सेक्शन 40, सेक्शन 40 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, है ना, किसी आप इस तरह का कोई कमेंसमेंट और आपको कंटिन्यूएंस, है ना, कंटिन्यूएंस का राइट मिलता है किस चीज के लिए, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। यहाँ पर 30 यहाँ पर 40 बात करता है बॉडी की, बॉडी की, है ना। सो 38 39 40 ये सब बात करते हैं किस चीज की, बॉडी की, ये तीनों बात करते हैं बॉडी की। और 41 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की। 38 39 40 बॉडी की बात करते हैं, 41 42 43 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और ये कहीं न कहीं एक साथ में, जैसे कि बॉडी का चल रहा है उसी तरीके से आपका प्रॉपर्टी का आता है, सो कहीं न कहीं ईज़ी रहेगा आपको साथ में याद करने के लिए। सो 41 बात करते हैं, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉज़ डेथ, है ना, सिमिलर टू 38। व्हेन राइट व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ, सिमिलर टू 39, ठीक है? 42 39 है ना? 42 39 यहाँ पर 41, यहाँ पर 37, सॉरी 39, 39 एंड 42 सेम, 38 एंड 41 सेम, ठीक है? सो याद इस तरह से आप एक उनको नोट डाउन कर लेंगे तो याद करने में बहुत ईज़ी रहेगा, ठीक है? 42 नेक्स्ट है 43 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। 43 43 और 40 43 40 और सेम कंटिन्यूएंस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है? ये कंटिन्यूएंस की बात करता है, यहाँ पर आपकी बात करता है बॉडी की, प्रॉपर्टी, बॉडी, प्रॉपर्टी, बॉडी, प्रॉपर्टी, क्लियर? ठीक है, आगे आ जाते हैं 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपको ऐसा राइट प्राइवेट डिफेंस का कब मिलता है, अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, कोई भी किसी तरह का कोई डेडली असॉल्ट है उसके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट कब मिलता है, व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, जब इस तरह का कोई रिस्क है इनोसेंट पर्सन को हार्म करने का, तब आपको वहां पर ये राइट मिलता है। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है, चैप्टर 4 स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 14 से लेकर 44 तक, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है ना? जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। हमने अभी चैप्टर 3 पढ़ा था, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 14 से लेके 44 तक बात करता है जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर 4 बात करता है 3 चीज़ों की, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। अबेटमेंट मतलब उकसाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र, और अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न, ठीक है? अब ये बात आता है 45 टू चैप्टर 4, 45 से लेकर जाता है ये 62 तक। अब यहाँ पर 45 यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सेक्शन 61 है, अटेम्प्ट है सेक्शन 62 है ना? और अबेटमेंट है सेक्शन 45 से लेके 45 टू 60, क्लियर?
अबेटमेंट है 45 टू 60, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61, अटेम्प्ट 62। सो इस तरह से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 4 फर्स्ट 45 है अबेटमेंट ऑफ थिंग्स 45 अबेटर जो अबेटर होगा अबेटमेंट करेगा सेक्शन 46। सेक्शन 45 अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया में अबेटमेंट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया ऑफेंस करने के लिए 47। 48 इसके जस्ट अपोजिट है अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ ऑफेंस इन इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। इंडिया में ऑफेंस करने के लिए, ठीक है। 48 49 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, है ना। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का जो पनिशमेंट है इफ एक्ट अबेटेड, अगर एक्ट अबेट किया गया, अबेटेड एक्ट इज कमिटेड किया गया इन कॉन्सिक्वेंस, है ना, उसी कॉन्सिक्वेंस में एक्ट कमिट किया गया, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, है ना, और वहां पर कोई किसी तरह का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पनिशमेंट के वहां पर नहीं दिए गए हैं, तब यहाँ पर सेक्शन 49 के तहत वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 50 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ पर्सन अबेटेड डस एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंट फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, है ना, अबेटर से अलग उसका इंटेंशन है, अलग वो कार्य कर रहा है। सो यहाँ पर सेक्शन 50 में कवर होगा। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी? वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, एक एक्ट किया गया और दूसरा एक्ट अबेटर के जिसको अबेट किया गया अबेटी द्वारा किया गया। सो यहाँ पर अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी? सेक्शन 51 में कवर होगी। सेक्शन 52 अबेटर व्हेन लाइबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, जो एक्ट किया गया और जो अबेट किया गया और जो एक्ट किया गया उसके लिए जो कम्युलेटिव पनिशमेंट है वो अबेटर को मिलेगी, है ना। अबेटर की उसमें लाइबिलिटी क्या होगी वो सेक्शन 52 कवर करता है। सेक्शन 53 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, अब यहाँ पर अबेटर की लाइबिलिटी की बात करता है फॉर एन अफेक्ट caused by act abated different from that intended by abater। क्या है लाइबिलिटी अबेटर की फॉर एन अफेक्ट, जो भी अफेक्ट कॉज हो रहा है बाय एक्ट अबेटेड, जो भी एक्ट अबेट किया गया उसके द्वारा जो अफेक्ट हुआ, फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबेटर, है ना। सो इसके लिए जो अबेटर है वो लाइबल होगा 53 में। 54 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, है ना, अबेटर प्रेजेंट। सो 54 अबेटर प्रेजेंट था जब ऐसा ऑफेंस किया जा रहा था, अबेटिंग जो एक्ट था वो किया जा रहा था, उस टाइम अबेटर प्रेजेंट था। सेक्शन 54 में कवर होगा। सेक्शन 55 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंस है वो कैसे पनिशेबल है? विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट है ना। सो सेक्शन 55 में कवर हो जाएगा, है ना, अगेन इंपॉर्टेंट है ना। सेक्शन 56 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, है ना, ऐसा जो अबेटमेंट ऑफेंस का अबेटमेंट जो किया गया है वो सिंपल किसी इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। सो वो 56 में कवर हो जाएगा। 55 में डेथ या एलाइज से पनिशेबल है, 55 में कवर हो जाएगा। 57 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन, है ना, पब्लिक या 10 से अधिक लोगों द्वारा इस तरह से कोई अबेटिंग ऑफेंस कमीशन किया जा रहा है, सेक्शन 57 में कवर होगा। 58 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, है ना, इस तरह से किसी जो ऑफेंस है उसकी प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, उसको उसकी डिज़ाइन करना, उसको कंसीलिंग डिज़ाइन करना, है ना, जो पनिशेबल हो सकता है डेथ से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से। सो 58 में कवर हो जाएगा। पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कवर होगा, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस व्हिच इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, है ना, इस तरह का कोई पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन कर रहा है जो कि उसकी ड्यूटी है उसे प्रिवेंट करने की। 60 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, है ना, यहाँ पर इस तरह का कोई कंसीलिंग डिज़ाइन करता है जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वो यहाँ पर आ जाएगा 60 में, है ना। 56 और 60 सिमिलर था, ठीक है, और 55 और 58 सिमिलर था। नेक्स्ट 61
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है 62 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग, क्लियर, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एलआई की बात कर रहा है, एलआई की बात कर रहा है और अदर की बात कर रहा है, एलआई और अदर पनिशमेंट की बात कर रहा है, बट यहाँ पर डेथ सेंटेंस की बात नहीं कर रहा है ना, अटेम्प्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट है, सो डेथ की बात नहीं है, बट एलआई तक जा सकता है या अदर इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। अभी हमने देखा चैप्टर 4 जो कि 45 से 62 तक जाता है। अब चैप्टर जो कि चैप्टर 3 था, सॉरी चैप्टर 4 था, वो 3 चीज़ों की बात कर रहा था, कौन-कौन सी? अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, क्लियर। चैप्टर 5 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, है ना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री, मेंस एंड योर एडवोकेसी, सभी चीज़ों के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी, है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कौन-कौन से सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 63 63 बात करता है रेप की, 64 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप, 63 रेप की बात करता है, 64 पनिशमेंट फॉर रेप, 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, अलग-अलग केसेस में पनिशमेंट की बात करता है, 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग परसिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, या तो उसकी डेथ कॉज़ हो जाती है या इस तरह से कोई वेजिटेटिव स्टेट है जो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डेथ टाइप है विक्टिम की। सो उसके लिए पनिशमेंट है 66 में। 67 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ड्यूरिंग सेपरेशन, 67। 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन अथॉरिटी में कोई पर्सन है उसके द्वारा इस तरह का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, 68 में कवर होगा। 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, है ना, कोई इस तरह से कोई डिसीटफुल मीन्स से एम्प्लॉइंग द्वारा किया जाता है, 69। 70 बात करता है गैंग रेप की, 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर, जो भी रिपीट ऑफेंडर है 71 में पनिशेबल होंगे। 72 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, 72 अगर आइडेंटिटी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं तो 72 में कवर होगी, नहीं करना है। 73 प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, है ना, परमिशन के बिना किसी तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग को पब्लिश या प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगला आ जाता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। 74 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट, इंटेंशन क्या है, आउटरीच हर मॉडेस्टी, है ना, टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स 74 की बात कर रहे हैं, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट, इंटेंशन इसमें मस्ट है, इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की इंटेंशन से किसी तरह का कोई असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स करना। 75 बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। इसमें एक केस लॉ है, वो मुझे सेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 76 है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब, क्या उसको उसको डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से इस तरह का कोई असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना। 77 वॉयरिज्म यानी कि दृश्यरातिकता हिंदी में उसका है। 78 स्टॉकिंग में सभी तरह के यहाँ पर आपका ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कवर हो जाएगी, फिजिकल तो है ही सही। 79 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, है ना, इस तरह के आप किसी वुमन को इंसल्ट करने के लिए ऐसे किसी इंटेंशन से आप किसी तरह का कोई वर्ड जेस्चर या फिर कोई एक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर कवर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज से रिलेटेड कौन-कौन से सेक्शन हैं। सेक्शन 80 डाउरी डेथ की बात करता है, सेक्शन 81 कोहिबिशन की बात करता है, 81 कोहिबिशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, उस वुमेन को ऐसा बिलीव करवाता है कि वो लॉफुल मैरिज में है और कोएबिशन करता है बाय मैन। इसमें 82 में मैरिंग अगेन में इसमें दोनों कवर हो जाएँगे, क्योंकि हस्बैंड है तो भी, वाइफ है तो भी, उसमें दोनों ही कवर हो जाएँगे अगर वापस से रीमैरिज करते हैं तो 82 में। 83 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, है ना? किसी फ्रॉड के द्वारा मैरिज लॉफुल नहीं है, किसी फ्रॉड से इस तरह की कोई सेरेमनी की गई है, 83 में कवर हो जाएगी। 84 एंटाइसिंग और टेकिंग अवे, एंटाइसिंग
और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट, है ना? डिटेन करते हैं किसी वुमन को, एंटाइस टेकिंग उसको लेके जाते हैं या डिटेन करते हैं विद क्रिमिनल इंटेंट। इंटेंशन क्या है? क्रिमिनल है, विद इंटेंट अ मैरिड वुमन, किसको? मैरिड वुमन को। 85 husband or relative of husband of a woman subjecting her cruelty, है ना? उसके साथ क्रूएलिटी करते हैं हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव। 85 में कवर हो जाएगा, 85 में कवर हो जाएगा। क्रूएलिटी क्या है? वो 86 में डिफाइन किया गया है। क्रूएलिटी क्या है? 86 में डिफाइन किया है। 87 किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज, टू कंपेल हर मैरिज, उसको शादी करने के लिए कंपेल करना, उसको किडनैप करके, एब्डक्ट करके या इंड्यूस करके उसको शादी के लिए कंपेयर करना, 87 में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉज़िंग मिसकैरेज। मिसकैरेज से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं 88 से 92 तक। 88 बात करता है मिसकैरेज की, कॉज़िंग मिसकैरेज। 89 कॉज़िंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, है ना? उसकी कंसेंट के बिना मिसकैरेज करवाना 89 में आ जाएगा। डेथ कॉज़्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज़ मिसकैरेज, है ना? डेथ कॉज़ करना एक्ट, इसी ऐसे एक्ट से जो कि मिसकैरेज करने के लिए किया गया था, मिसकैरेज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, 90 में कवर हो जाएगा। 91 एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज़ टू डाई आफ्टर बर्थ। ऐसा एक्ट करना कि जो चाइल्ड है वो बीइंग बोर्न अलाइव, है ना? कि वो ज़िंदा जीवित पैदा ना हो या फिर जैसे ही वो पैदा हो उसकी उसकी डेथ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है? 91 में आ जाएगा। 92 कॉज़िंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, कॉज़िंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड मतलब जो वूम में जो फीटस है उसमें जान आ गई है या फिर उसको हम जीवित कह सकते हैं, है ना? सो दैट इज़ कॉल्ड क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। बाय एक्ट बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ऐसा एक्ट करके जो कि कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। कल्पेबल होमिसाइड की आईपीसी में कौन-सी सेक्शन थी? बीएनएस में, बीएनएस में कल्पेबल होमिसाइड कहाँ है वो बताइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। 92, ठीक है? अब आ जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। 93 एक्सपोज़र एक्सपोज़र एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। ऐसे एक्सपोज़र, एक्सपोज़र मतलब उसको इस तरह से छोड़ देना, अबैंडन ऑफ चाइल्ड, है ना? परित्याग कर देना उस बच्चे का, अंडर 12 ईयर ऑफ एज, 12 साल से कम का अगर कोई बच्चा है उसको उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, एक्सपोज़र या अबैंडन कर देना बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा, और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, या फिर जिस जो कोई ऐसा पर्सन जो उसकी केयर कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, या उसका गार्डियन है या उसकी देख-रेख में उसको रखा गया है। ऐसा कोई पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो सेक्शन 93 में कवर हो जाएगा। 94 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोज़ल ऑफ डेड बॉडी। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ यानी कि किसी बच्चे की बर्थ को कंसील करना, यानी कि उसको छुपाना, है ना? बाय सीक्रेट डिस्पोज़ल ऑफ डेड बॉडी, है ना? जो डेड बॉडी है उसको सीक्रेटली छुपा कर कि जैसे कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, है ना? 95 हायरिंग, एम्प्लॉयिंग और एंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, है ना? किसी चाइल्ड को हायर करना, उसको एम्प्लॉय करना या उसको एंगेज करना, टू कमिट एन ऑफेंस, है ना? ताकि वो उससे किसी तरह का कोई ऑफेंस करवाया जा सके, 95 में आ जाएगा। 96 बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, क्लियर? 97 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज। ऐसे बच्चा जो कि 10 वर्ष से कम उम्र का है उसको किडनैप करना या एब्डक्ट करना, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, है ना? कि उसके उसके शरीर से, उसके बॉडी के ऊपर से किसी तरह की कोई चीज़ें लेने के लिए उसको किडनैप करना या एब्डक्ट करना, सेक्शन 97 में कवर होगा। सेक्शन 98 सेक्शन 98 सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी बच्चे को बेचना, सेल करना। बाइंग 98 बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है? सेम है, 98 सेलिंग की बात करता है, 99 बाइंग की बात करता है ना? या परचेज़ की बात करता है, ठीक है? 98 और 99। सो ये हमारे चैप्टर 4 तक यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो गए हैं। चैप्टर 5 तक, सॉरी, चैप्टर 5 तक सेक्शन 99 तक हमने इस पार्ट में कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। तब तक आप इसको वापस से रिवाइज़ करिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसका
पार्ट 2 भी आने वाला है, पार्ट 2 को भी देखिएगा और जैसे मैंने बताया उस तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप अपना एक इंडेक्स निकाल के अलग से उसकी एक कॉपी निकाल कर उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स को की पॉइंट्स को लिखिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा, हाइलाइट कीजिएगा। इस तरह से आपको वो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और बने रहिए अगले अगले पार्ट के लिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस करंट लॉ को। धन्यवाद।